नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा। मेरे चैनल का नाम है प्रतिमा सांकला। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक कानून की बात करने वाले हैं जिसने भारत में शिक्षा की तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की। ये कानून क्यों लाया गया, इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं, क्या आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, ये रीट 2026 के लिए मैन वीडियो बनाया गया है क्योंकि थर्ड ग्रेड एग्जाम मुख्य परीक्षा में ये टॉपिक पूछा जाता है और हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर टी 2009, जिसका आर टी ई का मतलब होता है राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कह सकते हैं। इसमें बता देती हूँ, आरटीई 2009 के तहत एक अनुसूची, 7 अध्याय और 40 धाराएं आती हैं। पूछते हैं कि आरटी 2009 में कितनी धाराएं हैं, कितनी अध्याय है और कितनी अनुसूची है। तो याद रखना है आपको कि इसके तहत यानी आरटीई 2009 में एक अनुसूची जोड़ी गई है, 7 अध्याय है इसके और 40 धाराएं हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि मैन कानून क्या है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। देखिए, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1 दिसंबर 2002 की बात है। क्या है? 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भाग 3 में आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। याद रखना है कि 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा कौन सा? भाग 3 जोड़ा गया। भाग 3 के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया। अब वापस रिवाइज कर लीजिए कि 1 दिसंबर यानी आरटीई 2009 के इतिहास क्या कहता है कि 1 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत इसमें भाग 3 जोड़ा गया। भाग 3 के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया। यानी आर्टिकल 21 क में शिक्षा को क्या अधिकार दिया गया? मूल अधिकार दिया गया या मूल अधिकार घोषित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी में आरटी 2009 में भाग 4 में आर्टिकल 51 का जोड़ा गया। याद रखना है कि इसी में भाग 4 का आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य इसे घोषित किया गया। यानी आरटीई को 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया और प्रत्येक माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। ये भी इसके तहत कहा गया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया किसी भी सभी राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेंगे। यानी आर्टिकल 45 ये कहता है कि नीति निदेशक तत्व के तहत इसे शामिल किया गया और कहा गया कि सभी राज्य क्या करेंगे? निःशुल्क शिक्षा का अपने अपने राज्य में प्रावधान करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि निःशुल्क शिक्षा का प्रस्तार कैसे शुरू होता है। दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है, जिसने आरटीई 2009 को मूल शिक्षा अधिकार घोषित किया। याद रखना कि दुनिया का प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है, जो शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया। हमारे इंडिया यानी भारत 135वां देश बना जिसने शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया। अब हम पढ़ते हैं आरटी 2009। बात है 20 जुलाई 2009 की। 20 जुलाई 2009 को आरटीई राज्यसभा से पारित होता है। यानी राइट ऑफ एजुकेशन राज्यसभा से कब पारित होता है? 20 जुलाई 2009 को। फिर 14 अगस्त 2009 को लोकसभा में से पारित किया जाता है। यह भी याद रखना है कि लोकसभा में कब पारित किया जाता है? 14 अगस्त 2009 को। और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा इस पर अधिकार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं 1 अप्रैल 2010। एक 1 अप्रैल 2010 आरटीई 2009 संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2010 को आरटीई राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम 2009 कब पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया? 1 अप्रैल 2010 को, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर। यानी 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था, बाकी संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुका था। इसके बाद वर्तमान में ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, सिर्फ धार्मिक संस्थानों को छोड़कर बाकी सब जगह। आरटीई 2009 के तहत 7 अध्याय, 40 धाराएं और एक अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद हम देखते हैं इसका अध्याय फर्स्ट। अध्याय पहला क्या कहता है? अध्याय फर्स्ट में धारा पहली आती है, यानी पहला अध्याय जिसमें प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई। अध्याय 1 में किसके बारे में बात की गई? प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई, 1 से 5 तक की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा अध्याय 1। अब धारा 1 यानी अध्याय 1 की धारा 1 क्या कहती है? इसमें इसका नाम और इसके विस्तार के बारे में दिया गया है। इसका नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2। याद रखना है कि धारा 1 में क्या दे रखा है? इसका नाम दे रखा। नाम क्या है इसका? निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक बालक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009।
ये 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हो चुका है। इसके बाद इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद आरटीई अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है, यानी कि धारा 370 को हटाने के बाद आरटीई जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। इसके बाद ये धार्मिक संस्थान मदरसे वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं होता है। अब धारा 2 पढ़ते हैं। धारा 2 में क्या दे रखी है? धारा 2 में से परिभाषाएं दे रखी है आरटीई की कि समुचित सरकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर काम करेगी। बालक जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का बालक होगा या विकलांग जो होता है उसको 6 से 18 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। समुचित सरकार क्या करेगी? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करेंगे? 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी। अगर बालक विकलांग है तो 18 वर्ष तक की शिक्षा उसे निःशुल्क दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा इसको प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अनुवीक्षण क्या होती है, यानी कि प्रवेश प्रक्रिया। इसकी परिभाषाओं में परिवीक्षण दे रखा है। प्रवेश प्रक्रिया असुविधाग्रस्त जो बालक एसटी और एससी का यानी वंचित बालक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक जिसमें विकलांग विधवा के बालक, अनाथ बालक, कैंसर व एचआई से पीड़ित माता पिता की संतान होगी वो इसमें शामिल किए जाएंगे। फिर दुर्बल वर्ग के बालक को भी प्रवेश दिया जाएगा। वे बालक जिनके माता पिता की आय 2.5 लाख या इससे कम हो वो भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं। फिर स्थानीय प्राधिकार, नगर निगम, नगर परिषद या ग्राम पंचायत इसमें शामिल किया गया है। फिर विद्यालय, केंद्र व राज्य सरकार के राजकीय विद्यालय शामिल किए गए। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निजी विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय यानी केवीएस और एनवीएस विद्यालयों को भी इनमें शामिल किया गया और निजी विद्यालय यानी कि सरकार इनका भार उठाएगी और 18 साल तक के बच्चों को जो विकलांग है और बाकी 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वे इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बाल अधिकार का बना 2005 में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के तहत बाल अधिकार बना है, अधिनियम बना है 2005 में। अध्याय 2 क्या कहता है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। अध्याय 2 में कहा गया है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 3 जोड़ी गई। अध्याय 2 में धारा 3 जोड़ी गई जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो पूर्णतः क्या होगा? निःशुल्क हो। यानी अध्याय 2 में धारा 3 जोड़ी गई जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा और पूर्णतः कैसा होगा? निःशुल्क होगा। इसके बाद देखते हैं बहुविकलांग या निःशक्त बच्चा जो विद्यालय नहीं जा सकता उसको घर पर से ही शिक्षा देने का प्रावधान धारा 3 में की गई है। फिर धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 के तहत आयु के अनुसार कक्ष में स्थान दिया जाएगा, यानी बच्चे की आयु के अनुसार उस बच्चे को उसी कक्षा में बिठाया जाएगा। अगर 5 साल का है तो फर्स्ट कक्षा में बिठाया जाएगा, और 6 साल का है तो सेकंड कक्षा में, और 7 साल का है तो थर्ड कक्षा में बिठाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि 6 वर्ष के बालक को फर्स्ट कक्षा में, सेकेंड तो 7 साल के बच्चे को सेकंड क्लास में बिठाया जाएगा, 8 साल के बच्चे को थर्ड में और 9 साल के बच्चे को फोर्थ में बिठाया जाएगा। अगर 13 वर्ष का बच्चा है तो वो 8th क्लास में बिठाया जाएगा, यानी बच्चे को आयु के अनुसार उसको क्लास दी जाएगी। उसके बाद है नोट। ये नोट करने वाला पॉइंट है कि राजस्थान में 2016 में प्रावधान किया गया कि 5 वर्ष के बच्चे को फर्स्ट कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, यानी कि आरटीई राजस्थान में ये प्रावधान किया गया है 2016 में कि अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको पहली कक्षा में यानी फर्स्ट क्लास में प्रवेश दिया जा सकता है। और धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 ये कहती है कि टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रत्येक बच्चे को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, यानी बच्चा जब चाहे तब वो एक विद्यालय को छोड़कर दूसरे विद्यालय में जा सकता है, अध्यापक उसे रोक नहीं सकता। फिर अध्याय 3 क्या कहता है? अध्याय 3 कहता है कि समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरण व माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 में क्या दी गई? समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरण व माता पिता के क्या कर्तव्य किसमें दे रखे? अध्याय 3 में दे रखे हैं। किस किस के कर्तव्य? समुचित सरकार के, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के अधिकार। अध्याय 3 में धारा 6 जोड़ी गई जिसमें फर्स्ट से सेकंड क्लास के पहली से 5वीं तक की जो स्कूल होगी वो 1 किलोमीटर के दायरे में होगी। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो 1 से 5वीं तक जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में बनाए, और 6 से 7-8 तक की स्कूल है वो 2 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए और प्रत्येक 2 किलोमीटर में अपर प्राइमरी स्कूल होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं धारा 7। धारा 7 में वित्तीय अनुपात रखा गया है, केंद्र व राज्य सरकार का कितना होगा, यानी केंद्र और राज्य सरकार का कितनी भागीदारी होगी सरकार के माध्यम वित्तीय खर्चे का प्रावधान है, यानी कि केंद्र सरकार का 60 और 40% राज्य सरकार इसमें दे होगी, यानी सरकारी विद्यालय का जो भी भार होगा या निजी विद्यालय का जो भी बच्चों का जो भी खर्च होगा उसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% की भागीदारी राज्य सरकार की होगी। फिर धारा 8 क्या कहती है कि धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य का उल्लेख है, यानी समुचित सरकार के कौन कौन से कर्तव्य होंगे वो किसमें है? धारा 8 में दिया गया है। जैसे कैसे कौन कौन से उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ये समुचित सरकार का कर्तव्य है। नजदीकी विद्यालय स्थापित करना, आधारभूत सुविधा भवन, अध्यापक सामग्री
अध्यापक सामग्री प्रदान करना, शिक्षण प्रशिक्षण तथा विद्यालय में प्रवेश नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना भी स्थानीय या समूची सरकार के कर्तव्य होंगे। फिर हम देखते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या गया है, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य क्या हो गए, लोकल बॉडी मोनिटाइजेशन, इसके द्वारा उन समस्त कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। धारा 9 में क्या की जाएगी, स्थानीय सरकार के कर्तव्य होंगे कि आसपास के विद्यालयों में मॉनिटरिंग करना, इसके शिक्षा की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं धारा 10। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य बताए गए हैं, यानी प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को नजदीकी के विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएंगे। धारा 10 क्या करते हैं, माता पिता, धारा 10 में क्या दी गई, माता पिता के कर्तव्य दिए गए। याद रखना है कि माता पिता के कर्तव्य कौन सी धारा में है, माता पिता के कर्तव्य धारा 10 में है, जिसमें प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि निजी विद्यालय या नजदीक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। इसके बाद धारा 11। धारा 11 क्या कहती है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी के माध्यम से होगी। धारा 11 में दे रखा है कि आंगनवाड़ी की शिक्षा की उम्र कौन सी होगी, 3 से लगाकर 6 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा आंगनवाड़ी में दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया अध्याय 4। अध्याय 4 में शिक्षक व विद्यालय व शिक्षक के उत्तरदायी बताए गए हैं। अध्याय 4 में क्या बताए गए हैं, विद्यालय और शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायी होंगे। ठीक है, इसमें अध्याय 4 में धारा 12 से 28 तक जोड़ी गई है। कौन कौन सी धाराओं का उल्लेख है अध्याय 4 में, 12 से लेके 28 तक। धारा 12 क्या कहती है, देखिए धारा 12 के तहत सभी निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में कुल बच्चों का 25% का भाग प्रवेश असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के बच्चों को दिया जाएगा। यानी धारा 12 क्या कहती है, अध्याय 4 की धारा 12 कहता है कि सभी निजी विद्यालयों में 25% सीटें उन बच्चों के लिए होगी जो असुविधाग्रस्त या दुर्बल वर्ग यानी गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रवेश होगा। अगर 100 बच्चों का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो रहा है तो उसमें से 25% बच्चे कैसे होंगे, गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी तरह के फीस का पुनः भरण राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, और जो 25% का जो प्रवेश दिया जाएगा गरीब बच्चों को, उनका पुनः भरण कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी, यानी उसके फीस राज्य सरकार को देनी होगी। इसमें अब उसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी प्रवेश दिया जाएगा। यानी अब इसमें प्रावधान किया गया है कि अब इसमें 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो भी निजी विद्यालयों में प्रवेश दे सकते हैं। इसमें अब फर्स्ट से 8th क्लास के बच्चों का है, नर्सरी टू 5 क्लास तक के बच्चों का पुनः भरण करना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। अब धारा 13 क्या कहती है, धारा 13 में कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी बच्चे को कैपिटेशन फीस या प्रति व्यक्ति फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि प्रवेश के दौरान किसी भी बच्चे से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, धारा 13 कहती है। अगर कोई फीस लेता है तो उस पर 10 गुना अर्थदंड का प्रावधान, यानी कोई विद्यालय अगर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अगर बच्चे से फीस वसूलता है तो 10 गुना उसको क्या दिया जाएगा, अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। तथा किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा या इंटरव्यू लेने पर 25,000 का जुर्माना, और नेक्स्ट बार की अगर ये गलती करे तो 50,000 जुर्माना होगा। यानी कि प्रवेश के दौरान बच्चे की परीक्षा लेना या माता पिता का इंटरव्यू लेने पर भी जुर्माना होगा। पहली बार में 25,000 है, अगर दूसरी बार फिर से वो विद्यालय में गलती करता है तो 50,000 का जुर्माना होगा। इसके बाद धारा 14 देखिए, धारा 14 में कहा गया है कि प्रवेश के लिए आयु का सबूत प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चे को प्रवेश दिया जा सकता है। यानी धारा 14 ये कहती है कि अगर बच्चे के पास आयु का प्रूफ नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी उसको विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते हो, यानी फिर भी आपको क्या करना होगा, प्रवेश विद्यालय में देना होगा। इसके बाद धारा 15 क्या कहती है, प्रवेश की निर्धारित तिथि के पश्चात 6 माह की विस्तृत अवधि में भी प्रवेश दिया जा सकता है। यानी कि विद्यालय स्टार्ट होने से 6 महीने के बीच में भी बच्चों को क्या प्रवेश दिया जा सकता है। यद्यपि वर्तमान 2022-23 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि 1 वर्ष भर बच्चे का प्रवेश दिया जा सकता है। यानी विद्यालय में अभी ये कानून बना दिया है कि विद्यालय में बच्चा कभी भी प्रवेश लेने के लिए आए तो उसे दे दिया जाए। उसके बाद धारा 16 क्या कहती है, नो डिटेनेशंस नीति, मतलब किसी भी बच्चे को न तो विद्यालय से निकाला जा सकता और न ही फेल किया जा सकता। यानी धारा 16 क्या कहती है कि किसी भी बच्चे को न तो आप विद्यालय से निकालोगे न ही विद्यालय को फेल करोगे। यद्यपि फीस में परिवर्तन हुआ है कि जनवरी 2019 में इसमें संशोधन करके 4 उपधाराएं जोड़ी गई। यानी कि धारा 16 में जनवरी 2019 में इसमें संशोधन किया गया और 4 जो है उपधाराएं जोड़ी गई हैं। अब उपधाराएं कौन कौन सी 16 में देखो कौन कौन सी जोड़ी गई है कि कक्षा 5 व 8 की नियमित परीक्षा होगी। 16 में परिवर्तन पहला ये किया गया कि 5 से लगाकर कक्षा 8 तक के बच्चों की परीक्षाएं क्या होगी, नियमित परीक्षा होगी। और सेकेंड चेंज ये क्या कर दिया गया कि कक्षा 5 व 8 में असफल होने पर 2 माह पुनः परीक्षा देने का मौका। सरकार ने यह भी कहा कि नियमित परीक्षा होगी, अगर इस परीक्षा में बच्चा असफल होता है तो उसको 2 महीने का समय दिया जाएगा, 2 महीने बाद उसकी पुनः परीक्षा ली जाएगी। अगर तीसरा चेंज ये किया गया कि पुनः फेल हो गया तो राज्य सरकार बच्चे को उसी कक्षा में रोक सकती है। और फिर सरकार ने क्या कहा कि अगर दोबारा परीक्षा देने पर भी बच्चा फेल हो सकता है तो सरकार क्या करेगी, उस बच्चे को उसी कक्षा में बिठाएगी, आगे प्रवेश नहीं देगी। उसके बाद चौथा चेंज ये होता है कि यद्यपि बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है जब तक वह पूरी शिक्षा प्राप्त न कर ले। यानी सरकार ने यह भी कहा कि अगर बच्चा फेल होता है तो उसे बार बार उसी कक्षा में पढ़ाए, लेकिन उसे आप
बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाए। फिर धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 कहती है कि बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, यानी धारा 17 कहती है कि बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का। धारा 18 कहती है कि बिना मान्यता व प्रमाण पत्र के स्कूल चलाने पर प्रतिबंध होगा। धारा 18 क्या कह रही है कि आप बिना मान्यता या प्रमाण पत्र के स्कूल नहीं चला सकते। इसके लिए प्रतिबंधित जुर्माना भी लगेगा, जैसे कि अगर आप बिना मान्यता या सरकार से बिना परमिशन के विद्यालय चला रहे हो तो 1 लाख का जुर्माना होगा, और अगर ऐसा फिर करते हो तो प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। फिर धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 में विद्यालय के मानक तय किए गए हैं कि सभी प्रकार की सुविधाएं इन स्कूल में, यानी मानक दिया गया है कि सभी प्रकार की सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए। प्रत्येक के लिए प्रत्येक विद्यालय को 3 वर्ष का समय दिया गया, यानी प्रत्येक मानक को पूरा करने के लिए विद्यालय को कितना वर्ष का? 3 वर्ष का समय दिया गया। बाद में अगर नहीं होता है कुछ भी, यानी सरकार जो सुविधाएं प्रदान कर रही है, अगर वो आप विद्यालय में नहीं सुविधा प्रदान कर रहे हो तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। इसके बाद धारा 20 क्या कहती है कि किसी भी अनुसूची व मानक में परिवर्तन करने की शक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, यानी किसी भी अनुसूची या मानक में अगर परिवर्तन करना है तो इस धारा 20 के तहत ये अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में होगा, राज्य सरकार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अब ये धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमसी का गठन किया गया। धारा 21 के तहत किसका गठन किया गया? एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी स्कूल प्रबंधन समिति। प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। एसएमसी का मतलब क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया धारा 21 के तहत। धारा 21 के तहत एसएमसी में कितने सदस्य होंगे? 16 सदस्य होंगे। याद रखना, एसएमसी के तहत कितने सदस्य होंगे? उसमें 16 सदस्य होंगे, जिसमें 3/4 तो अभिभावक होंगे, यानी 16 में से 3/4 कौन होते हैं? उस सदस्यों में से 3/4 अभिभावक होंगे, और अब उन अभिभावकों में भी 50% महिलाएं होगी। याद रखना, 3/4 का मतलब 11 अभिभावक होंगे। 11 कोई भी बच्चों के अभिभावक को उसका सदस्य बनाना होगा एसएमसी का, और उसमें से भी 11 में से 50% क्या होगी? महिलाएं होगी, और एक महिला एसटी और एससी वर्ग की होगी। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा 21 में एसएमसी का गठन किया गया। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसके अंदर 16 सदस्य होंगे। 16 सदस्य में से 3/4 जो सदस्य हैं, यानी 11 क्या होंगे? सदस्यों के बच्चों के अभिभावक होंगे, और जिसमें से भी 3/4 में से भी 50% महिलाएं होंगी, जिसमें से एक एसटी और एससी की होगी, और इसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, 3/4 जो अभिभावक है उनमें से एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि 11 सदस्य, 3/4 11 सदस्य तो ये हो गया, और 12 सदस्य कौन होगा? वार्ड पंच या पार्षद, ठीक है। 12 सदस्य वार्ड पंच या पार्षद उसका सदस्य होगा। 13वां सदस्य स्कूल हेडमास्टर को बनाया जाएगा, और चौथा एसएमसी का 14वां सदस्य वरिष्ठ टीचर को बनाया जाएगा, और 15वां और 16वां विधायक द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि 11 तो अभिभावक होंगे, 11 क्या होंगे? अभिभावक होंगे, जिसमें से 3/4 यानी 11 3/4 होगा, जिसमें से 50% महिलाएं होगी। 50% महिलाओं में भी एक एसटी और एससी की महिलाएं होंगी। उसमें बाद जो 12वां सदस्य वार्ड पंच होगा, 13वां स्कूल हेडमास्टर होगा, 14वां वरिष्ठ टीचर होगा, और 15 16 किसके द्वारा तय किए जाएंगे? विधेयक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि एसएमसी कार्यकारी समिति होती है। प्रत्येक माह अमावस्या को इसकी मीटिंग होगी। ध्यान रखना, एसएमसी की मीटिंग कब होगी? प्रत्येक महीने की अमावस्या को कार्यकारी समिति की मीटिंग होगी। एसएमसी के कार्य क्या होंगे? देखिए, एसएमसी के कार्य कौन कौन से होंगे? एसएमसी का कार्य होगा विद्यालय क्रियान्वयन, क्रियाकलाप, मॉनिटरिंग करना, यानी विद्यालय में क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या कार्य करवाने हैं, इसके लिए मॉनिटरिंग करना। विद्यालय विकास योजनाएं बनाना, 3 वर्ष के लिए समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अनुदान सहायता राशि को मॉनिटरिंग करना। फिर अन्य कार्य जो समय समय पर सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। उसके बाद अध्यापकों की नियुक्ति नहीं है तो अध्यापकों की नियुक्ति भी करना। फिर धारा 22 क्या कहती है? विद्यालय विकास योजना बनाना, यानी कि धारा 22 में कह रखा है विद्यालय विकास योजना 3 वर्ष के लिए होगी, यानी प्रत्येक 1 वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजनाएं बनाई जाएगी। इसके बाद होती है धारा 23। धारा 23 में क्या कहा गया है कि शिक्षक पद की योग्यता सेवारतों का उल्लेख किया गया। धारा 23 में क्या कहा गया? शिक्षक की योग्यताओं और इसकी सेवा की शर्तों का उल्लेख किया गया। और जैसे कि 5 वर्ष की छूट दी गई इसमें, यानी अगर कोई नए विद्यालय या किसमें अध्यापक जुड़े हैं तो उनको 5 वर्ष का समय दिया गया है। कि रीट का प्रावधान यहाँ पहले से, यानी सेवा शर्त के तहत रीट क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी ने टीचर योग्यता यानी बीएड या बीएसटीसी नहीं कर रखी है, बीएसटीसी नहीं कर रही है, तो उसको 5 साल का समय दिया गया। वर्तमान में इसे घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया। उसका खर्चा किसके द्वारा? एसएसए द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी धारा क्या गया? अगर शिक्षक के पास योग्यता नहीं है तो उसको सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उसको केंद्र और राज्य द्वारा खर्चा भी प्रदान किया जाएगा अपनी योग्यता अर्जित करने के लिए। इसके बाद धारा 24 जोड़ी गई। धारा 24 में निपात और प्रमास होता है। निपात और प्रमास क्या? देखो, नियमित रूप से विद्यालय जाना होगा, पाठ्यक्रम तय, यानी विद्यालय के कर्तव्य, अध्यापकों के कर्तव्य के अध्यापकों के धारा 14 में अध्यापकों के कर्तव्य दिया गया। नियमित रूप से विद्यालय जाना होगा, पाठ्यक्रम तय समय पर आपको पूरा कराना होगा, प्रत्येक बच्चे का अधिगम रिकॉर्ड रखना, यानी बच्चे ने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा इसका आपको रिकॉर्ड रखना होगा। प्रत्येक सप्ताह 45 क्लास, यानी कि एक सप्ताह में 45 घंटे आपको पढ़ाना होगा। माता पिता के साथ मीटिंग भी करनी होगी। उसके बाद सरकार से प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, यानी सरकार के प्रशिक्षण के
प्रशिक्षण में भी भाग लेना होगा। इसके बाद पढ़ते हैं धारा 25। धारा 25 में क्या है, छात्र और अध्यापक का अनुपात दे रखा है। छात्रों का और अध्यापकों का क्या अनुपात होगा। धारा 25 में छात्र अध्यापक अनुपात याद रखना, विद्यालय भवन सभी सुविधाओं से युक्त होगा। 1 से 5वीं कक्षा तक 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। याद रखना है, जो प्राइमरी स्कूल होती है कक्षा 1 से 5 तक की अगर कक्षा में 30 बच्चों पर क्या होगा, एक अध्यापक होगा। और अगर कक्षा 6 से कक्षा 8 में 35 बच्चों पर एक अध्यापक रखा जाएगा। याद रखना है कि फर्स्ट लेवल में 30 बच्चों पर एक अध्यापक, सेकेंड लेवल में 35 बच्चों पर एक विद्यालय रखा जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लेवल फर्स्ट की बात करें तो 800 घंटे उनको पढ़ाना होगा, और यानी पूरे प्रतिवर्ष 800 घंटे क्लास लेनी और 200 दिन होंगे। अगर 200 स्टूडेंट हैं तो 40, अगर प्राइमरी लेवल में अगर 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो 40 बच्चों पर एक अध्यापक रखा जाएगा। अगर 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर होंगे, 60 से 90 के बीच में हो तो 30, 91 से 120 के बीच हो तो 4 टीचर, और 121 से 150 के बीच हो तो 5 टीचर रखे जाएंगे। लेकिन अगर 200 प्लस हो जाते हैं तो 40 बच्चों पर एक अध्यापक रखा जाएगा। उसके बाद ये धारा कहती है अगर 150 प्लस स्टूडेंट है तो एक हेडमास्टर भी उस विद्यालय में होना चाहिए। अब लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 में क्या अनुपात दे रखा है। लेवल 2 में 100 स्टूडेंट पर यानी कि 100 बच्चों पर एक हेडमास्टर रखने की प्रक्रिया है। यानी फर्स्ट लेवल में तो 150 पर एक प्रधानाध्यापक होगा, लेकिन 100 स्टूडेंटों पर लेवल 2 में एक प्रधानाध्यापक और 3 अनिवार्य टीचर रखने होंगे, एक भाषा का, एक साइंस और मैथ का, और एक सोशल साइंस का। इसके बाद हम देखते हैं कि लेवल 2 में 1000 घंटे क्लास होनी है। 1000 घंटे आपको पढ़ाना होगा पूरे साल में, और 220 दिन कार्य दिवस होगा। फिर धारा 26 क्या कहती है, किसी भी स्कूल में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 26 कहती है कि किसी भी स्कूल में अध्यापकों के 10% से अधिक रिक्त पद नहीं होने चाहिए। धारा 27 क्या कहती है, टीचर जनगणना, चुनाव और आपदा, इन कार्यों में टीचर को लगाए जा सकते हैं। धारा 17 में टीचरों के कौन कौन से कार्य होंगे, जनगणना, चुनाव और आपदा कार्य में टीचरों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इसके अलावा इनकी कहीं ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। याद रखना, धारा 27 में टीचर की कहाँ कहाँ ड्यूटी लग सकती है, जनगणना, चुनाव, आपदा कार्य हो तो। इसके अलावा टीचर की कहीं ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तीनों काम याद रखना, जनगणना, चुनाव और आपदा कार्य। फिर है धारा 28। धारा 28 क्या कहती है कि कोई भी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। यानी ये धारा 28 में कहा गया है कि कोई भी अध्यापक है वो निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। अब अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय 5 में क्या दे रखा है, पाठ्यक्रम दे रखा है। अध्याय 5 में विद्यालय का पाठ्यक्रम रखा गया। धारा 29 में कहा गया पाठ्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें सर्वांगीण विकास, मातृभाषा, मूल्य और गतिविधियों पर आधारित होगा। यानी इसमें बताया गया कि जो पाठ्यक्रम है उसका नाम नहीं दे रखा, बस इतना का है कि सर्वांगीण विकास, जिससे सर्वांगीण विकास हो वैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए और मूल्य व गतिविधि आधारित होना चाहिए। इसके बाद राजस्थान में धारा 29 में शैक्षणिक प्राधिकार RSCERT की यानी कि शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था RSCERT की स्थापना की गई है। उसके बाद धारा 30 में क्या कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने से पहले आपको कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। नोट 16 दिसंबर 2024 को इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन आया था 2024 पारित किया गया। इसके तहत भाग 5 के बाद भाग 5 का जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 5 भाग क में क्या कहा गया कि नो डिटेंशन नीति समाप्त कर दी गई। यानी फेल न करने वाली नीति अब समाप्त कर दी। अब बच्चों को 5 और 8 यानी 5वीं और 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में फेल किया जा सकता है। बाकी धारा 16 व 4 की समान ही रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 क्या कहता है, बाल अधिकार संरक्षण। अध्याय 6 में क्या कहा गया है, बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कानून बनाए गए हैं। धारा 31 बाल अधिकार संरक्षण का गठन का प्रावधान किया गया है धारा 31 में। इसके बाद हम देखते हैं कि धारा 32 में बाल अधिकार आयोग में अपील करने का प्रावधान दिया गया है। धारा 33 में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, धारा 33 में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें 15 मेंबर हैं। अध्यक्ष कौन होता है, इसका शिक्षा अधिकारी होता है। याद रखना, धारा 33 में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। इसमें मेंबर 15 है। अध्यक्ष शिक्षा का अधिकारी होता है। फिर धारा 34 राज्य शिक्षा परिषद का गठन किया गया। धारा 34 में किसका राज्य शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य नियुक्त किए गए और अध्यक्ष शिक्षा मंत्री को बनाया गया और कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। अब पढ़ते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 में प्रक्रिया में विशेष अनुबंध किए गए हैं। धारा 35 समूची सरकार समय समय पर मार्गदर्शन सिद्धांत क्या करेगी, जारी करेगी। धारा 36 कहती है कि धारा 13, 18 और 19 के तहत किसी भी अपराध के लिए पूर्व मंजूरी का प्रावधान राज्य सरकार में किया जाएगा। और धारा 37 कहती है कि बाल संरक्षण आयोग SMC तथा समूचे सरकार के संदर्भ में कार्रवाई का विवरण दिया जाएगा। फिर धारा 38 क्या कहती है कि समूचे सरकार अधिकार की क्रियान्विति के लिए कोई भी अधिसूचना जारी कर सकती है। फिर धारा 39 कहती है कि अधिनियम की कठिनाइयों से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये हो गया आज हमारा RT 2009। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।